हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो 50% बच्चों को क्लियर ना होने की वजह से उनके लिए केमिस्ट्री बन जाता है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, एटम से। तो एटम क्या होते हैं बच्चों? एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज अनकटेबल और अनडिविजिबल। मतलब क्या हुआ कि एटम्स होते हैं हमारे पास बहुत ही छोटे पार्टिकल, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट के, जिसे हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज अनकटेबल एंड अनडिविजिबल। तो इसमें क्या होगा? अनकटेबल एंड सेकंड क्या होता है? ये अनडिविजिबल। ये बातें बच्चों आपको याद रखनी है, अनकटेबल होता है और अनडिविजिबल होता है। फर्दर हम जब एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके कुछ सब पार्टिकल होते हैं जो एटम कंटेन करता है। तो टोटल सब पार्टिकल्स जो किसी भी एटम के होते हैं वो होते हैं 35, जिसमें आते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी नहीं करते। हमें स्टडी करनी होती है केवल 3 पार्टिकल के बारे में, और वो 3 सब पार्टिकल्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। देखते हैं बच्चों, हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं 3 पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम इन्हें किन सिंबल से, किस किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इनके पास कितना चार्ज होता है, इनके पास कितना मास होता है, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो पूछ लिए जाते हैं कभी भी, ये आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल E नेगेटिव, प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं P पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन को हम करते हैं N0। इसका मतलब होता है 0। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनके पास जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनके पास जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, केवल इनके पास मास होता है। तो न्यूट्रॉन को हम मासिव पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मासिव पार्टिकल्स। ये बातें आपको याद रखनी है। न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल पार्टिकल विच डू नॉट कंटेन एनी चार्ज। तो बच्चों चार्ज कितना कितना कंटेन करते हैं देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। प्रोटॉन के पास चार्ज सेम होता है जो इलेक्ट्रॉन के पास होगा, पर वो होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और न्यूट्रॉन के पास तो मैंने लिखा ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, केवल इनके पास मास होता है, जिसकी वजह से हम यहां पर लिखते हैं 0 कूलाम। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं इनके पास मास कितना कितना होगा। बच्चों अगर मैं इनके मास की बात करता हूं तो मास कितना कितना होगा इलेक्ट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बच्चों आपको ये इतना बड़ा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद रखना है यहां पर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसमें भी आपको 1.67 याद रखना है। तो देखो बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि यहां पर ये आगे बहुत ही आगे डेसिमल के 26 है, यहाँ पे बहुत आगे डेसिमल के 49 है। अगर हम देखें तो इन तीनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हमें पता लगता है न्यूट्रॉन का जो मास होगा न्यूट्रॉन का वो ज्यादा होगा किससे? प्रोटॉन से। और जो प्रोटॉन का मास है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो बच्चों ये होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मास। क्या होता है ये हमारे पास? ऑर्डर ऑफ मास।
ठीक है बच्चों, नोट करो, मैं इसे रब करता हूं इधर के साइड को। हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम इनकी डिस्कवरी के बारे में। इनकी डिस्कवरी किस किसने की थी आपको ये मैं बताता हूं। तो देखिए, डिस्कवरी के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है यहाँ पर, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन से सब पार्टिकल की, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की है। तो देखिए इस बात को आप याद रखिए, PEN, पेन। पेन तो आप सबने देखा है, पेन क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि पेन की जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, वो साइंटिस्ट एक अच्छा टिकट कलेक्टर बनना चाहता था, जो नहीं बन पाया। एक अच्छा टिकट कलेक्टर मतलब गुड टिकट कलेक्टर, गुड टिकट कलेक्टर। मैं लिख भी देता हूं बच्चों यहां पर, गुड टिकट कलेक्टर। ठीक है बच्चों, गुड टिकट कलेक्टर बनना चाहता था वो साइंटिस्ट जिसने पेन की डिस्कवरी की थी। तो देखो पेन से हमें क्या पता चलता है, पेन से हमें पता चलता है प्रोटॉन, ई से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन, और एन से हम लोग क्या समझते हैं, एन से हम लोग समझते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी जी नाम के साइंटिस्ट ने। जी नाम का कौन सा साइंटिस्ट था हमारे पास, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी हमारे पास टी नाम के साइंटिस्ट ने। तो टी नाम का साइंटिस्ट कौन था हमारे पास, थॉमसन, जिसका पूरा नाम है जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी हमारे कौन से नाम ने, सी नाम के साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था चैडविक। तो बच्चों बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक आपको लगानी है, पेन की डिस्कवरी जिस इंसान ने की थी वो इंसान एक अच्छा गुड टिकट कलेक्टर बनना चाहता था, जो कि नहीं बन पाया। तो गुड टिकट कलेक्टर से आप पेन को याद रखना, पेन गुड टिकट कलेक्टर, तो आपको इनकी डिस्कवरी का पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, जो काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो बच्चों, वो करते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, पर ऐसा नहीं है। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने की थी न्यूक्लियस की स्टडी। ठीक है, तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने की थी किसकी डिस्कवरी, न्यूक्लियस की। क्लियर है बच्चों ये सब। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, पेन गुड टिकट कलेक्टर, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, और न्यूक्लियस की स्टडी किसने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी हमारे रदरफोर्ड ने। क्लियर है बच्चों, चलिए मैं रब कर देता हूं। देन बच्चों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों क्लस्टर ऑफ एटम। क्लस्टर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कि एक गुच्छा एटम का, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द क्लस्टर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम जो कि सेम एलिमेंट के होंगे। तो मॉलिक्यूल्स आर दी क्लस्टर ऑफ डिफरेंट और सेम टाइप ऑफ एटम्स। देखो जो डिफरेंट टाइप के एटम्स, जैसे कि मैं बात करता हूं HCl की, या फिर Na2SO4, ठीक है बच्चों। और सेम टाइप के एटम की जैसे हम बात करते हैं O2, H2, N2, ये सब होते हैं सेम टाइप के एटम के मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप के एटम के मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जैसे कि HCl, Na2CO3, ग्लूकोस, केन शुगर, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों मॉलिक्यूल्स के आगे हम लोग पढ़ते हैं अब। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम,
किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों हमारे पास कितने हो सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी 1 2 3 अप टू 8। ठीक है बच्चों, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चलिए बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या बताती है? वैलेंसी को हम डिफाइन करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और टू फॉर्म अ कंपाउंड। क्या होती है बच्चों वैलेंसी? वैलेंसी में भी डिफाइन एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल टू फॉर्म कंपाउंड। तो देखो बच्चों, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज्यादा कोई भी एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की वैलेंसी 2 होती है। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ही ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है कोई एक सिंगल एटम, कोई एक सिंगल एलिमेंट। तो वैलेंसी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element to form molecule। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब वैलेंसी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों? वैलेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो वैलेंसी कैन आइदर बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन if the valence electron is equal to 1 2 3 और 4। अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं? वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए 8 में से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 और 4। और वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए हमारे पास? 4 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब 5 6 7 और 8। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको कुछ एलिमेंट की वैलेंसी कैलकुलेट करना सिखाता हूं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है सबको? ठीक है, 9 और ये 10। चलिए, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है? फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, देन सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। करते हैं स्टार्ट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और देन नियोन। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 1। इसकी हो जाएगी यहां पर 2। लिथियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 2, 1, यहां पर हो जाएगा 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब यहां पर हम देखते हैं वैलेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए। If the number of valence electron is equal to 1, 2, 3 और 4, then the valency is equal to the number of valence electron। तो हम देखते हैं यहाँ पर number of valence electron 1 है तो valency भी 1, number of valence electron 2, number of valence electron 1, यहाँ पर number of valence electron 2, 3, 4, number of valence electron 5 है। तो 5 के केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 5 के केस में हम 8 में से माइनस कर देंगे, तो 8 - 5 = 3।
8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। आई बच्चों ये बात समझ में? हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे के एलिमेंट्स की भी आप वैलेंसी इसी तरह कैलकुलेट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है बच्चों, चलिए रब कर देता हूं इसे, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम। हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम Na। यहाँ पर हमारे पास सोडियम के पास में दो नंबर लिखे होते हैं। एक नंबर यहाँ पर नीचे लिखा होता है, एक नंबर ऊपर लिखा होता है। तो वो नंबर क्या डिनोट करते हैं, उन नंबर का मतलब क्या होता है, हम वो देखेंगे। नंबर क्या लिखा होता है, सोडियम के नीचे लिखा होता है 11 और ऊपर लिखा होता है यहाँ पर 23। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला नंबर होगा हमारे पास, ये डिनोट करता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला नंबर डिनोट करता है मास नंबर। ये एटॉमिक मास नहीं है बच्चों, ये मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक मास अलग होता है। देखिए यहाँ पर 11 जो है वो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। मास नंबर ये जो ऊपर होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास मास नंबर, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। आ रही है बच्चों ये बात समझ में? नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर वाला नंबर मास नंबर होगा। नीचे वाले नंबर को हम Z से डिनोट करेंगे और ऊपर वाले नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, A से। अगर मैं सिंपली इसे एक जनरल वे में लिखना चाहूं तो ऐसे कुछ लिख सकता हूं, इट इज द एलिमेंट X। नीचे क्या होगा हमारे पास Z और ऊपर क्या होगा A। ठीक है, नीचे इज द एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या होगा हमारे पास मास नंबर होगा। तो देखिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसी भी एलिमेंट के क्या रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होता है मतलब Z, वो रिप्रेजेंट करता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए आइसोलेटेड गैसियस एटम और न्यूट्रल एटम। देखिए बच्चों Z क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। इन न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ बच्चों, न्यूट्रल एटम का मतलब होता है जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन को ना तो लूज करे और ना ही गेन करे, तो उस एटम को कहा जाता है न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मास नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो मास नंबर ए इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया हुआ है Z से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे Z से। तो A इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं N से, N0। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A माइनस Z। ये Z लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था सोडियम। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, कैलकुलेट करते हैं बच्चों। प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू 11। तो 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर है 23 माइनस एटॉमिक नंबर 11 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, कितना हो जाएगा यहां पर हमारे पास 12। तो बच्चों हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए बच्चों एक दो एग्जांपल और मैं आपको देता हूं जिससे आपको आसानी से और भी ज्यादा क्लियर हो सके। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम मैग्नीशियम का, एक एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 714 और मैग्नीशियम क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम होता है 1224। ठीक है बच्चों, देखते हैं नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे, बताइए बच्चों। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 7, न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। सेम यहाँ पर कैसे होगा 12 प्रोटॉन
12 इलेक्ट्रॉन और 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 न्यूट्रॉन। क्लियर है बच्चों ये बातें? चलिए, ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों बस आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।